अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड। सर आज इस्लामाबाद में वो सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज चल रहा है। हाँ। इमरान खान साहब नया पाकिस्तान में नए थे लेकिन वही कुछ कर रहे हैं जो पुराने पाकिस्तान में होता था। यार ये अक्टूबर में जब इन्होंने धरना दिया था पिछले साल, तो इन्होंने उनके साथ कुछ कमिटमेंट्स की थी और फिर इन्होंने कमेटी भी एक बना दी थी मुजरा की, मुज़ाकरात करेंगे वो। हमने इस पर एक जिला किया हुआ है कि ये उनको जो डेट दी थी वो मुज़ाकरात के फलां तारीख को होंगे, वो नहीं कर रहे। दिसंबर में मेरा ख्याल नहीं, हमने कहा था कि ये सरकारी मुलाजमीन से धोखा हो गया, इस टाइप को याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनको चक्कर दे रहे थे बार बार। हाँ। तो उन्होंने फिर डेडलाइन दी कि जनाब फलां तारीख तक कर ले वरना फिर हम आ रहे हैं। तो वो पहुंच गए वहाँ। अब इन्होंने फिर धोखा किया उनके साथ। जो उनके लीडर थे ना, जो मुज़ाकरात करने वाले थे, ठीक है ना, उनको पकड़ के हिरासत में ले लिया बज़ाहिर है फिर। और जो रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि वो पुरअमन थे और शेलिंग पहले शुरू हुई है। पथराव पहले पुलिस ने पथराव किया, फिर शेलिंग की। ये रिकॉर्ड की बात है जो आज वहाँ पे हुआ। और फिर ये कहते हैं जनाब कि हम तो तैयार थे ये करने के लिए कि वो 40% मांग रहे थे, 25% का हमने ऐलान कर दिया, इजाफे का वो ढाक रिलीफ दे देंगे और जून में तनख्वाहें बता देंगे, स्केल रिवाइज कर देंगे वगैरह वगैरह। ये अब ये घाटे में हैं। शेख रशीद और परवेज खटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साथ वो आपके थे वो जो नहीं अली क्या नाम है उनका, मोहम्मद अली मोहम्मद खान साहब, ठीक है ना। तो अब ये इनको नुकसान होगा तब मिनते को कर रहे हैं उनकी। अब मिनते कर रहे हैं कि यार मुज़ाकरात करने को, तो बोला सारे बंदे छो। तो जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं वो तो, मेरी वहाँ बात हुई है जो लोग मुजाहरे में हैं, उन्होंने कहा जनाब ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये जो हफीज शेख साहब हैं वज़ीर ख़जाना, उन्होंने कहा है कि भाई सॉरी एक पैसा नहीं बच सकता, सर कुछ नहीं देने वास्ते, ठीक है ना। और शायद कोई IMF के साथ भी इन्होंने वादा किया हो खर्चा कम करे। और क्या कि इतने अजीब और लेकिन जल्दी पे तेल डाल रहे हैं। गैर दानिशमंदाना कह लें, अहमद तो शायद सख्त लफ्ज़ हो जाएगा कि इनके जो शिवली फराज साहब हैं वो घेर लिया उनको उधर उन्होंने जब निकले। तो उन्होंने कहा भाई खर्चे कट करो। वज़ीर आज़म में कोई शौक का नहीं कि वो अपने खिलाफ मुबारक करवावे, वो भी ऐसे कर सकता था। जब था ना आखिरी बजट पेश किया है नून लीग ने, उस वक्त इनकी KPP में हुकूमत थी और उनकी हुकूमत थी सिंध में पीपल पार्टी में। उन्होंने 10% इजाफा किया था तनख्वाहों में और पंजाब वालों ने भी 10% किया था। इन्होंने अब कहते हैं ना खुश कर दें, इन्होंने खुश करने के लिए और ये साबित करने के लिए कि हम बड़े दयालु हैं 15% इजाफा किया। पंजाब में 10%, वफाक में 10%, लेकिन सिंध वालों ने और इन्होंने, तो का इलेक्शन आने वाला था ना, समझा करो ना बात यार। अब जो श्रीनगर हाईवे है वहाँ तो वो हाल हो रहा है जो श्रीनगर में भी नहीं हो रहा लोगों का, इतना बुरा हाल इन्होंने कर दिया। और अब मिलते शिलते कर रहे हैं कि मान जाओ इनमें वज़ीर आज़म साहब का इस हद तक कसूर जरूर है। हाँ, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि यार वो इनका कुछ करे, करना तो आपने, आप तो खुद कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिलने वाला, तो कभी किसी पे कुछ डाल रहे हैं, कभी किसी पे डाल रहे हैं। अब इसमें जो असल मसला है ना, वो इनको ब्यूरोक्रेसी पे एतबार नहीं। ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी मिली हुई है नून लीग से। अब मैं आपको एक और भी खबर दे दूं यहाँ कि जब गुजरांवाला का जलसा होना था ना, तो उमर शेख CCP लाहौर थे, उन्होंने ये ड्यूटी लगाई क्योंकि इमरान खान के कहते थे ना वो, उस वक्त तो बड़ी छापी मिली हुई थी उनको, बड़े तगड़े थे वो, 4 महीने तक बड़ा दफा किया वज़ीर आज़म ने उनका। तो उन्होंने ड्यूटी लगाई मुख्तलिफ स्पेशल ब्रांच वालों की, ये जो हैं सिक्योरिटी वाले SP वगैरह के जो बंदे हैं ना, वो लिस्टें बनाए, वो स्पेशल ब्रांच लिस्टें लिए, इनको पकड़ लें।
लेकिन सिर्फ 2 बंदे पकड़े जा सकते। पूरे उन्होंने पूरी मुहिम के दौरान गुजरांवाला के जलसा रोकने के लिए पीडीएम का लाहौर से बंदे जाने थे ना, लीडरशिप की लिस्टें बनी थी, 2 बंदे पकड़े सिर्फ। फिर वो गुस्से में आ गए, वो एसपी सुना है कि वो कह रहे मुझे बुखार है, वो मीटिंग में नहीं आया, तो इस तरह सारा सोचकर उसने भी एक रिपोर्ट भेजी सीसीपीओ ने भी, उमर शेख साहब ने एक रिपोर्ट मुरतब करके भेजी कि लगता है मुझे पुलिस जो है ना ये नून लीग से मिली। और इमरान खान साहब जो हैं उन्हें भी ये शुरू से शक है कि ब्यूरोक्रेसी इनके साथ है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो बनाना वहाँ पे ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं और एक लाठीचार्ज फिर किया, फिर वो की है, आंसू गैस फेंक किया वगैरह वगैरह, वहाँ जो माहौल बना है, मैदान जंग जो बना है, उसकी वजह ब्यूरोक्रेसी है। वो कह रही है हमारी कमिटमेंट हुई थी इनके साथ 1 से 18 ग्रेड तक के बंदों की तनख्वाह बढ़ानी है। अब ये कहते हैं कि 22वें ग्रेड वालों को, वो कहते हैं कि इनके पीछे ना 22वें ग्रेड वाले अफसर जो है ना, यानी सेक्रेटरी सतह के लोग जो हैं वहाँ से इनके मिले हुए नीचे तक लाइन, उन्होंने कहा है कि ये काम करने आते हैं वहाँ, यानी ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ नहीं, जो उनके साथ है एक बात। लेकिन वो जुबानी ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी वालों का भी दिल करता है कि उनकी तनख्वाहें बढ़े, वो इनके पीछे हैं। अब जो उनका आफत मैनेजमेंट ग्रुप है, एसोसिएशन उनकी अफसरों की 22 ग्रेड वालों की, उन्होंने भी ये कहा है कि जनाब ये इन पे ना करें, तशद्दुद से इज्तनाब करें। और जो पुलिस वाले हैं वो भी ज़ाहिर ब्यूरोक्रेसी के हिस्सा है ना, जो मुझे तो शक है कुछ और ही ना करवा बैठेंगे वहाँ पे, कंट्रोल ही ना उनसे कुछ। इन्होंने मान जाना है, कल तक देख लेना तू, आज नहीं तो कल तक इन्होंने बंदे भी छोड़ देने हैं और वो भी 2 दिन लग जाएंगे। कप्तान साहब वैसे भी जज्बाती आदमी ना, जज्बाती आदमी नहीं हो, बस आप उनमें जितना पीडीएम वगैरह, वो भी जितना मौलाना फजल रहमान साहब ने भी उनके हक में बयान दे दिया, मरियम ने भी दे दिया है, और फिर आपके बिलावल बिलावल सब ने ये कहा है। और ये 126 दिन वहाँ बैठे रहे थे इन्होंने। मैं खुद अभी देख रहा था क्लिप, ये कह रहे थे कि जनाब पुरअमन एहतजाज उस वक्त जब हर बंदे का हक है, अगर हमें गिरफ्तार किया गया या हमें हमारे साथ जोर जबरदस्ती की गई तो इसकी जिम्मेदार, कानून शिकनी की जिम्मेदार हुकूमत होगा, और उसके नतायज जो है वो हुकूमत। अगर कोई बंदे पकड़े गए थाने में खुद जाके छुड़वा के लाऊंगा। अब वो कहाँ गया कानून? एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रहा इनसे करना। और सरकारी मुलाजिम होते क्या बेचारे, वो नौकरी का एक हल्का से शौकाज आ जाए ना तो वो सिफारिशें ढूंढते फिरते हैं कि यार मैंने बचा लो। और यहाँ वो डटे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि ये इसलिए डटे हुए हैं कि इनको ना अपनी नौकरी का फिक्र है, तो जो पीछे बैठे हुए सेक्रेटरीट में वो इनको कुछ कहेंगे नहीं। ये सारा इशू है। और नवाज शरीफ ने भी कुछ ट्वीट कर दिए। सर नवाज शरीफ साहब ने बड़ा खतरनाक ट्वीट कर दिया काफ़ी अरसे बाद। उन्होंने कहा इमरान खान को लाने वाले जर्नैलों से जवाब देना पड़ेगा, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और ये एहतजाज करने वालों पर लाठीचार्ज हो रहा है, तो जर्नैल कब जवाब देंगे? यार वो काफ़ी देर बाद नहीं, वो इसी तरह वो नाम शाम का वो कहते हैं ना, नाम ना ले, तो वो जर्नैलों का जिक्र तो बार बार करते हैं ना। जो लाने वाले मौलाना ने जो कल खिताब किया हैदराबाद में, वो बड़ा महसूब खिताब था। वो ये सीधी बात है, जो लग रहा था ना इनको कि शायद उनको प्रेशर में रखना है ना एस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है ना, ताकि वो गड़बड़ ना करें कोई, वो इनको कोई आइन के दायरे में रहने की बातें करते रहते हैं ना। अब क्योंकि ये सख्त हो गए हैं थोड़े से, और इनको खतरा है कि ये मिल गए हैं जो मुजाहरीन हैं, जो भी मुजाहरा होगा ना हुकूमत के खिलाफ, जो भी मुजाहरा होगा, ये समझ लिया डायरेक्शन आ गई है ऊपर से जरदारी साहब की भी और नवाज शरीफ की भी। जो भी मुजाहरा होगा उसकी मुकम्मल हमायत कर देनी, जो भी हो, जिस तरह का भी हो। गटर बंद हो गया, मुजाहरा हो गया, वहाँ नून लीग वाले पहुंच जाओ, ठीक है ना। अब इनको काबू करने के लिए उन्होंने नैब को जरा एक्टिव कर दिया है। उनके पास तो एक नैब है, ठीक है ना, जिसको मौलाना साहब कहते हैं जरूरत है तो मैंने फड़ो। नैब एक है। अब नैब ने 16 नई इंक्वायरी शुरू कर दी, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा उससे? पहले इनको तो काबू कर लेना। अब देखना तो कैसे नीचे लग के करते हैं ये। वो 25 से ना अब 40 पर ही जाएंगे, ठीक है ना, और 16वें ग्रेड से 22वें तक ही जाएंगे।
इसलिए देखो ना वहाँ जो है ना पंजाब में भी जो सेक्रेटरी में बैठे हुए ना उनको एक एग्जेक्टिव अलाउंस दिया हुआ है, वो लाखों में जितनी तनख्वाह उतनी एग्जेक्टिव और जो बेचारा एक ईमानदारी से काम कर रहा है कहीं और बैठा उसी स्केल का अफसर, उसी ग्रेड का अफसर, वो बस वही लेके जाता है वजीफा जो होता है, ठीक है ना, बेसिक जो भी उसमें होते हैं अलाउंसेस वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3-3 यानी 17वें ग्रेड के अफसर जो मुख्तलिफ महकमों में हैं उनकी तनख्वाहें मुख्तलिफ हैं अलाउंसेस के नाम पे। अब लाहौर हाई कोर्ट का जो मुलाजिम है ना, पीएन है, पीएन, उसकी 17वें ग्रेड के प्रोफेसर लेक्चरर से या स्कूल टीचर से पीएन की ज्यादा तनख्वाह है। इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह इसमें वो 3 गुना उनकी बेसिक पे जो आम मुलाजिम की है वो 3 गुना उनकी तनख्वाह है। और फिर यूटिलिटी अलाउंस के नाम पे 12,000, 10,000, 8,000 जो पीन है, बिल्कुल बिल्कुल उनकी बात कर रहा हूँ मैं। एक बड़ा दिलचस्प मुद्दा बात ही है, वो एक थे एमबी शाहद, वो डीजीपीआर से आए हुए थे, पीआरओ से लाहौर हाई कोर्ट के, ठीक है ना। तो लेकिन वो क्योंकि डेपुटेशन पे थे और उनको तनख्वाह मिलती थी वही जो डीजीपीआर में, उनका एक पीएन था। तो मैंने उससे पूछा वो है अपना पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, एमपी साहब, उनका एक पीएन है। उससे मैंने एक दिन पूछा कि यार तेरी कितनी तनख्वाह? उनके साहब तो 2,000 ही ज्यादा होंगे। यानी कि हाई कोर्ट के पीएन की तनख्वाह पीआरओ से जो 17वें ग्रेड का अफसर था डीजीपीआर का, उससे ज्यादा थे। तो इस वो डिस्क्रिमिनेशन अगर खत्म करवाना चाहते हैं तो इनको क्या तकलीफ है यार, वो करें एक उनकी तनख्वाह कम कर दे, बराबर कर दे, उनकी कम कर दे अगर इनको नहीं दे सकते जी बस। हाँ, लेकिन सर वो करना कुछ नहीं ना, असल में बातें करनी है सर। वो आपने बात की हुई कि पीडीएम ने फैसला कर लिया कि हर एहतजाज में पहुंचना है, लेकिन मौलाना साहब ने आज एक अजीब बात कर दी, मुझे समझ नहीं आई इस बात की। मैंने आपसे पूछता हूँ, उन्होंने कहा कि तहरीक होती है, जरूरी नहीं नताइज निकले या मंजिल तक पहुंचे। तू ना वाकयातन कंफर्म यूथ क्या है, तू सबसे कमजोर जो उनका फिक्र है ना वो लेके आया और सियाको सबाक से हटके हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू हुई है, उन्होंने ये फरमाया है मौलाना साहब ने कि अब मैं पढ़ के सुनाता हूं, ठीक है ना, और तुम्हारे पास जो पूरी खबर है उसमें ये फिक्रा नहीं है। उन्होंने कहा जी तहरीक जद्दोजहद के तसलसल का नाम है, हम इकदाम करेंगे यानी मार्च करेंगे, जरूरी नहीं कि नताइज पर पहुंच सके, फिर दूसरा फिर तीसरा इकदाम करेंगे और इनको गिरा के हटेंगे। तो इसमें ये सर ये तीसरे इकदाम तक तो मुद्दत वैसी पूरी क्या क्या मुद्दत पूरी फिर नहीं क्या मुद्दत, पहला इकदाम हो सकता, दूसरे दिन दूसरा इकदाम। यार उनका 3-4 प्लान है ना। अच्छा, एक तो है उनका लॉन्ग मार्च, वो हो सकता है नताइज ना ये नहीं हो सकता कि जैसे 2009 में लॉन्ग मार्च को अगर गुजरांवाला तक पहुंचे नहीं थे तो वो बहाल हो गए। हो सकता है ये फैज चौक क्या है वो फैजाबाद तक पहुंच जाए तो नताइज ना निकले, फिर दूसरा इनका इकदाम होगा कि वहां धरना देंगे, ठीक है। फिर उनका उसी इकदाम का जैली इकदाम होगा कि आप 12 में चौक में धरना देंगे। फिर जैली इकदाम होगा कि रेड जोन में पहुंच जाए। ये हो गया दूसरा इकदाम। पहला इकदाम, पहले के इकदाम के ये आगे पॉइंट है। फिर इनके पास 80 वाला ऑप्शन है, ठीक है। फिर भी ना हुआ फिर इनके पास तहरीके अदम एतमाद का है, ठीक है। हो सकता है ये पुरतशद्दुद किसी वक्त तहरीक हो जाए, अल्लाह रहम करे। कोई जो बोंगियां मार रहे हैं जिस तरह बुखलाए हुए हैं आपके वज़ीर आज़म, उस बुखलाहट में कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर उन्होंने करनी है या किसी ने करवानी है कि काम जो है ना वो तेज हो जाना। आप देखना वो किससे बुरी तरह फंस गए उसमें जो आपका सेनेटरों का। अब क्या फरमाया आज उन्होंने कहा जी कि अगर खुफिया बैलेटिंग हुई इस दफा सेनेट इलेक्शन में तो हुकूमत अपोजिशन से ज्यादा सीटें लेके जाएगी और अपोजिशन रोएगी। ये देखो ना, ये फिर इनको मसला क्या है, ये अब इन्होंने जो खुफिया रिपोर्टें हैं ना, हाँ जी, जल्दी जी, वो ये है कि जनाब परवेज इलाही ने ये कहा है
कि मेरे पास ना कोई नून लीग के 50-60 बंदे राब्ते में हैं, मैं आपको करके दिखा दूंगा कि बंदे ना वोट देखे कैसे लेते हैं, कामल अली आगा के आप देखें क्या बनता है। लेकिन इनको ये खतरा ये है कि इनको तो पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। जो 94 बंदे हैं जनूबी पंजाब के, पंजाब असेंबली में, नून लीग वालों को निकाल के जितने बंदे हैं ना वो सारे नहीं वो उनके तो हैं आपके जो हैं, ठीक है, वो इनके राब्ते में, ठीक है। उनको आधी रिपोर्टें हैं, आधी नहीं है। पता नहीं उन तक क्यों नहीं पहुंचती, आईबी वालों ने तैयार की हुई है रिपोर्ट। तो अब जो पूरी तरह फंसे हैं, इनके झूठ पे झूठ पकड़ा जा रहा है। ये कहते हैं कि मैंने वीडियो नहीं देखी थी, याद है ना। लेकिन 29 अप्रैल 2018 के इनकी वीडियो वायरल हो गई है, सोशल मीडिया में चल रही है, जिसमें ये कह रहे हैं कि ये सारे करप्ट पैसे लिए इन्होंने 20 करोड़ 20 बंदों ने, मैंने इनको निकाल दिया, अगर नहीं तो आए, मेरे पास वीडियो है, अपनी आंखों से देखे। नहीं सर, उन्होंने कहा आए, मैं अपनी आंखों से दिखाता हूँ। नहीं यानी वो आपको दिखाता हूँ, अब कहता है कि मैंने वीडियो देखी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था क्या था। अब इसमें एक और बात सुन लें जरा जल्दी से। इनके खिलाफ उस बयान के बाद के एक आरिफ यूसुफ MPA, करबान अली खान MPA, जाहिद दुरानी जो आप बोल रहे हैं, अबैदुल्ला मायार, यासीन खलील और 2 खवातीन थी, फौजी और मुराद हमायूं, उन्होंने इसके खिलाफ हरजाने के दावे कर दिए। झूठ बोल रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर एक के घर पर भेजा बाबर रवान को तरले मारने के लिए कि यार वापस ले ले, उसने वापस किया। ये जो बंदों के मर्दों के नाम मैंने बताया ना, ये जिरगा के जरिए फैसले हुए, मिलते करके इन्होंने कहा कि हमारे वापस ले ले हरजाने के दावे, क्योंकि अगर हरजाने के दावे उनके कबूल हो जाते तो फिर ये सादक और अमीर वाली बात जो है ना वो फिटा जानी थी, ये इन्होंने हो जाना था फारग। अब जाहिद दुरानी साहब जो हैं, जिनके साथ इन्होंने सुलह की थी, माफी मांगी थी जाके जिरगे के जरिए, वो ये कहते हैं कि जनाब ये तो हमें कहा था वज़ीर आला ने परवेज खटक ने, और ये तो स्पीकर हाउस जो है असद दुरानी साहब, असद कैसर साहब उस वक्त थे स्पीकर हाउस में, ये तो सारे पैसे लेने, इन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन आ रहे हैं, एक अबैदुल्ला मायार साहब हैं, ठीक है ना, वो भी कहता है मैं शहर से बाहर था, मुझे तो फ़ोन किया खटक साहब ने कि आए और आके वो पैसे लें। तो मैंने कहा भाई क्यों पैसे लें? उनका यार ये ना असल में ना पार्टी फंड ही है एक तरह से, तो ये मुझे 1-1 करोड़ आप रखें, इलेक्शन आने वाला आ गए तो इलेक्शन में वो ये आपके लिए फंड है, बाकी पार्टी को चला जाएगा। वो कहते हैं परवेज खटक ने 35 से 40 करोड़ में पैकेज डील की थी, और हमने ये कहा था उस दिन, जिस दिन इमरान खान ने ये कहा है कि मुझे पता है कौन लोग पैसे पकड़ रहे हैं, और हमने ये कहा था कि इसका इशारा परवेज खटक की तरफ है, और परवेज खटक साहब को चीखे थे कि मैं चाहूँ तो इमरान खान को गिरा दूँ, याद है आपको? ठीक है ना। और अब इतने बोंगे हैं, ठीक है ना, बिनबास है। वो कहते हैं ना कि कोई भी हुक्मरान जो है ना, जमहूरी हुक्मरान, वो और कोई हो ना हो, वो इसलिए ज़रूर काम करता है कि अगले 5 साल में मैंने हुकूमत करनी है। और हमारा क्योंकि बिनबास है, बिंदास है, बंदा बिंदास है, इसको कोई फिक्र नहीं है कि अगले 5 साल को मुझे पता मुझे मिल लेगी। अब ये एक ऐसी बोंगी और मार दी इन्होंने कि मौलाना फजल रहमान ने एक अमेरिका से बंदे को बुलवा के सेनेट का टिकट दिया, पता नहीं 60-70 करोड़ में। वो पता कौन है बंदा? हाँ जी, इनकी कमीना के वजीर आजम स्वाति साहब, जिनकी वजह से आईजी तब्दील कर दिया। बात सुन ना, आजम स्वाति, यानी आजम स्वाति जी के बारे में इन्होंने खुद कह दिया कि ये तो पैसे देकर सेनेटर बनता है। तो पता नहीं अब अगर किसी ने बनवाया है आजम स्वाति को, तो वो मैंने 3 बंदे इनके बड़े बंदे जो हैं खुद इमरान साहब के बकौल वो उन करप्ट की लिस्ट में आ गए। आजम स्वाति, असद कैसर साहब का नतारा हो रहे हैं, यानी कि इस सारे इशू में सामने आ गया ना। और परवेज खटक साहब का हमने बहुत पहले कह दिया था, जब इमरान खान ने कहा था मुझे पता है कौन बंदे तकरीर लेते हैं, तो उन्होंने परवेज खटक का इशारा, और परवेज खटक ने कहा था कि मैं चाहूँ तो आज हुकूमत करा दूँ, इसकी बात हुई। ऐसा वासित ऐसे नाम। ठीक है सर, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, औलख लाली साहब, उन्होंने एक मशवरा दिया है, मैंने सोचा कि बस आपको बता दूंगा।
उन्होंने कहा कि चौधरी साहब जिस तरह आइन और कानून की बात करते हैं विद रेफरेंस, और जिस तरह कोई आर्टिकल्स याद हैं, चौधरी साहब जैसे समझदार आदमी को वज़ीर कानून बनना चाहिए। सर उस सूरत में इमरान खान के मसले भी हल हो सकते हैं। अच्छा यार, थैंक यू। अच्छा चलें, सवाल एक अच्छा सवाल भी था। कासिम सूरी साहब हैं डिप्टी स्पीकर, वो सवाल किया हुआ है अवैस राव साहब ने, उनका नाहली वाला केस, वो कहते हैं ये 1.5 साल हो गया लटका हुआ है, वो उस क्या है वो यार उस पर रोशनी डालें। ये ना कोयटा से इलेक्शन लड़े थे, ठीक है ना, वहाँ इनके मध्य मुकाबले थे लश्करी रेसानी। उन्होंने कहा था कि जनाब इसने धांधली की है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाते हैं ना, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जब रिपोर्ट आई है नादरा की, तो पता चला कि 50,000 जो वोट है ना उनका कोई वो थंबनेल और ये काश नहीं है। जैसे ये ख्वाजा सादर रफीक के साथ हुआ था और रियाज सादिक के साथ हुआ था, उनको फिर उन्होंने कर दिया डिसलीट करके उन्होंने भेज दिया इलेक्शन कमीशन को कि इसको कर दें आप इलेक्शन शेड्यूल में आज जारी कर दें। ये भागे भागे गए सुप्रीम कोर्ट, और सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल 27 सितंबर से 26 सितंबर राउंड अबाउट आगे पीछे, माफ़ कर देना मुझे अगर गलती हो गई, तो उन्होंने स्टे कर दिया था और अब ये स्टे में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इनको ये कहते थे जब ख्वाजा सादिक, देखना रियाज सादिक ने तो सॉरी सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया, इसके बावजूद उसने नहीं, अदालत में उसने कहा कि जनाब इनको अगर शक है ना धांधली तो दोबारा आ जाए, ये भी ऐसी जरूरत करे ना, कासिम सूरी लग गया एक दफा है जरूरत करे ना, बलोचिस्तान में देने की हुकूमत है ना बाप की, वो नहीं किए हैं ना, तो ये भी जरूरत करे जरा, ये जरूरत क्यों नहीं कर रहे, उनको पता है, ठीक है ना। सादर रफीक साहब को भी ऐसे कहा था उस वक्त नवाज शरीफ ने कि तुम ही कह के दोबारा इलेक्शन करवा लो, लेकिन वो थोड़े से डर गए थे, वो कासिम सूरी नहीं वो डीएचए का चक्कर उसका, कासिम सूरी वाले मामला तो उनका भी वो डर गए थे, कभी हारी ना जाइए दोबारा, जोर बड़ा लग गया ना, तो तेरा हो गया था ना इमरान खान का थोड़ा जा चल रही थी बुद्धि, इसलिए वो थोड़े से घबरा गए। ठीक हो गया सर। आखिरी बात ये, हमारे एक व्यूअर सब्सक्राइबर हैं उबैद खान, उन्होंने पूछा जी आपके ख्याल में अगला चेयरमैन सेनेट कौन होगा, पहले अपना ख्याल बता दें और फिर अपनी ख्वाहिश बता दें। यार जो संजरानी साहब है ना, वही है ना सादिक संजरानी साहब, ठीक है ना, वो उनका भी 3 साल का टेन्योर रहता है, यानी अगले 3 साल बिल्कुल, जब तक आइन ये कहता है, आइन की बात अलग साहब आइन ये कहता है कि जितनी देर तक उसका टेन्योर होता है ना उसने पूरा करना होता है, यानी 6 साल के लिए आता है सेनेटर एक, और 3 साल बाद आधे सेनेटर, यानी अगले मार्च में संजरानी साहब वगैरह इस तरह के आधे जो 50 लोग हैं वो घर चले जाएंगे और उनकी जगह एक नया इलेक्शन हो जाएगा। और इस कल जो आने वाला मार्च है उसमें जो बंदे होंगे वो अपने 6 साल पूरे करेंगे। इसमें पहली बात ये अदम एतमाद वाली बात की, तरीके अदम एतमाद लाते होते हैं, पहले वो आपको पता ही है या बेल्टिंग में क्या हो गया था, तो जो धमकियाँ दे रहे हैं इमरान खान ये मैं ऐसे कर दूँगा, तो संजरानी साहब को हटाया जाता है ना, तो मेरे ख्याल में तो पीपल्स पार्टी ने पिछली दफ़ा माने नहीं थी, वरना संजरानी साहब आज चेयरमैन ना होते। रज़ा रवानी, अगर उस वक्त रज़ा रवानी को दोबारा चेयरमैन बनाने के लिए वो मान जाते ना आपके रिश्तेदारी साहब, ठीक है ना, वो दोबारा इलेक्ट हो गए थे ना, उनको तो टिकट नहीं दे रहे थे ना, वो तो बिलावल ने फटा डाला अपने बू के साथ, उन्होंने कहा जी इन्हों रज़ा रवानी को दो ना करो इंजे, वो कह रहे थे तो कदा बड़ा बद गया रज़ा रवानी था जरदारी साहब, ठीक है ना, जो भी है ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इन्हें बरीकी च ना जाएगा, ठीक है और लोग समझते हैं जेड़ा तू मौलाना का सवाल लेके आया ना, उतो पता लग गया तेरा, यानी जेड़ा सब तो कमजोर फिक्रा तो कट के ले आया ना, और मैंने पता कितों कट के ले आया, बस कोई साइट ऐसी होगी ना ARY दी साइट होगी या कितों दी जियो दी होएगी, जियो वाले भी अजकल इस काम पा रहे ने, मैं तेन तक दस्या को नहीं किया, उन्होंने कहा सर नहीं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये सर इसका यार सियाको सवाब के साथ बात होती है ना यार, सर वो पूरी वीडियो सियाको सवाब में गुजरती, मैं पूरा तकरीर भी पढ़ के सुनाता, पूरी वीडियो खत्म हो गई नहीं, आपने पूरी तकरीर आपके पास थी, आपने सिर्फ वो रखा हुआ था मेरे सामने, ये देखे, मैंने कहा और भी कुछ कहा है, आपने कहा नहीं यही है, नहीं मुझे तो इसका जवाब चाहिए था ना कि
तहरीक होती है, वो बता मतलब जरूरी नहीं मंजिल हासिल हो, इसका मतलब है कि मेरा वज़ीर आज़म तो महफूज है। और लॉन्ग मार्च पे बात की थी उसने मेरा वो, तो वो मेरी खास जो है वो रज़ा रबानी साहब, रज़ा रबानी साहब पता नहीं पीपल्स पार्टी वाले तो शायद चाहेंगे कि वो जो आपके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे कि रज़ा गिलानी, अगर वो सेंटर मुंतखब हो जाते तो उनको लाने की कोशिश करेंगे, तो लेकिन मेरे पसंदीदा तो रज़ा रबानी ठीक हो गया, मियां रज़ा रबानी। ओके सर, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।